हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 14। इसमें इस यूनिट में लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक था हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक कि फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है। साथ में हमने कंप्लीट किया था स्मोक कि स्मोक होता क्या है, ये भी हम लास्ट क्लास में देख लिए थे। देन हमारे पास में डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन से वो भी हमने यहाँ पर कवर किए थे। आज का हमारे पास में जो इफेक्ट, ये जो टॉपिक रहने वाला है वो है इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, इसके कौन कौन से इफेक्ट है, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है इफेक्ट मतलब कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है फोटोकेमिकल स्मोक का। स्मोक मतलब समझ रहे हैं ना, स्मोक मतलब क्या होता है। तो अब इसके हमको देखना है इफेक्ट। तो वैसे तो ये आपका ही था, होमवर्क था आपके लिए कि बताओ क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आप इसको रीड करते, नोट्स बनाते, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ कि यहाँ पर स्मोक मतलब हम क्या समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ पॉइंट्स मैंने उसके उठा करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो यहाँ पर हमने पीडीएफ लिया था। इस पीडीएफ में से हमने कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर उसको ले लिया है ताकि अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये देखो, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। क्या क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है द कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। मतलब जो हमारे पास में फोटोकेमिकल स्मोक बना हुआ है, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो एड है। तो द कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर, क्या है हमारे पास में फोटोकेमिकल स्मोक, वो है हमारे पास में ओजोन। क्या है हमारे पास में, वो है हमारे पास में ओजोन। देन हमारे पास में इस स्मोक में मिला हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। देन इसमें मिला है हमारे पास में एक्रोलीन। देन हमारे पास में इसमें मिला हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। देन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं PAN। PAN मतलब क्या होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। P मतलब पेरोक्सी, A मतलब एसिटाइल, N मतलब नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हम बोलते हैं। देन हमारे पास में यहाँ पर आता है ये सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया कि हमारे पास में ये जो इफेक्ट है, फोटोकेमिकल इफेक्ट जो है हमारे पास में, ये कौन कौन से कंपोनेंट को लिए हुए हैं, तो ये हमारे पास में लिया हुआ है स्मोक ओजोन को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो स्मोक हमारे पास में लिया हुआ है स्मोक और ओजोन को लिया हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड को लिया हुआ है, एक्रोलीन को लिया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड को लिया हुआ है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को लिया हुआ है। मतलब इन सबसे मिलकर ये स्मोक बनता है। यह हम कह सकते हैं कि ये जो स्मोक है इसमें इतने टाइप के हमारे पास में इसमें कंपाउंड्स मिले हुए हैं। यह कह सकते हैं कि ये यहाँ पास में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिले हुए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन तो वैसे ही हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो ये तो हुए इसमें कि ये आखिर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए हैं। अब बात करते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक हमारे पास में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। हमारे पास में हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो इसी स्मोक की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है बोथ ओजोन एंड PAN एक्ट एज अ पावरफुल आई इरिटेंट। जो हमारी आंखें दर्द करती है ना, आंखों की रोशनी चली जाती है, वो इसी की वजह से होता है। बोथ ओजोन एंड PAN मतलब क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हमारे पास में जो ओजोन है और जो हमारे पास में पेरोक्सी एसिटाइल एसिटेट है, एक्ट एज अ पावरफुल आई इरिटेंट। ये हमारे पास में आंखों की रोशनी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है
ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन मतलब O3, और हमारे पास में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें तो हमारे पास में कंपोनेंट में तो ये शामिल है ही, ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज मतलब नाक, एंड हमारे पास में हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, और हमारे पास में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो इस प्रकार से हमारे पास में आंखों की रोशनी को भी इफेक्ट डालता है। ओजोन और जो नाइट्रिक एसिड है, देखो जरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना। हमारे पास आंखों की जो रोशनी कम होती है वो किसकी वजह से होती है कम? वो होती है ओजोन और PAN की वजह से, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, या हमारे पास में आंखों में दर्द होता है, आंखों में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं ओजोन और नाइट्रिक एसिड की, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ये हमारे पास में जो नोज है, हमारे पास में जो नोज है, जो हमारे पास में चेस्ट है, चेस्ट पेन होता है, जो हमारे पास में ड्राइनेस है, जो रूखापन आता है, हमारे झुर्रियां पड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं, जो झुर्रियां पड़ गई, हमारे गालों पे पड़ गई, हमारे हाथों में झुर्रियां पड़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है कौन? ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है डैमेज टू प्लांट लाइफ। अब जो हमारे पास में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे भी रीजन इसी का होता है, किसका? फोटोकेमिकल स्मोक का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स मिले हुए होते हैं। केमिकल्स का हमारे पास में स्मोक होता है, इसलिए डैमेज टू प्लांट लाइफ को डैमेज कर देता है, मतलब वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है। हम जानते हैं कि बहुत से प्लांट्स हम लगाते हैं, पेड़ पौधे हम लगाते हैं, लेकिन या तो वो उनकी हाइट नहीं हो पाती है, या फिर उनकी हाइट होती है तो वो हमको कुछ फल वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो ये भी यही क्या करता है? इफेक्ट करता है। देन इट आल्सो ये क्या करता है हमारे पास में? क्रॉस आयन ऑफ मेटल, स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सरफेस। तो ये इनके सरफेस के ऊपर भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है। तो ये तो हुआ हमारे पास में इफेक्ट फोटोकेमिकली स्मोक, यहां से हमने लिया था, ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट इफेक्ट फोटोकेमिकल स्मोक। अब यहां आप वही है जो मैंने वहां पर बताया हूं, यहीं से कॉपी पेस्ट करके मैंने वहां लिखा था। अब ये कैसा होता है, इसका डायग्राम है। देखो हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत सी है, उस इंडस्ट्रीज में हमारे पास में, ये मैंने कल भी बताया था, हमारे पास में ऑटो रिक्शा भी है, हमारे पास में बाइक भी है, हमारे पास में ट्रक भी है, हमारे पास में एरोप्लेन भी है। तो वहां से हमारे पास में अब बेसिकली हमारे पास में फैक्ट्री वगैरह जो है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है कि स्मोक निकलता है, हमारे पास में धुआं ही धुआं हो जाता है, ठीक है। और वो भी सारा जहरीला पॉइजनस धुआं होता है, और वही हमारे पास में फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आगे करते हैं। हाउ कैन फोटोकेमिकल, उसने बोला कि हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल, हम कैसे फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप इसमें क्या जानते हैं या हमको क्या क्या करना चाहिए। ये भी आपके लिए एक होमवर्क ही था कि बताइए हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल, हम कैसे फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करें। तो उसी का उसने इसमें आंसर दिया है, जो कि यहां से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहां पर दिया हूं। अब हम यहां पर चलते हैं। हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि मेनी टेक्निक आर यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस। इसके लिए यह कहें कि इस इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत सी टेक्निक है। मेनी टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। हम इसके लिए बहुत सी टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। यदि हम इफ वी कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक, यदि हम फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल करते हैं, सच एज NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, द फोटोकेमिकल स्मोक विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस। यदि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास में NO2 जो है उसमें मिला हुआ, और हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन वगैरह में है, फोटोकेमिकल स्मोक है, विल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास में रिड्यूस हो जाएगा। देन हमारे पास में कैटालिटिक कन्वर्ट्स आर यूज इन द ऑटोमोबाइल्स। हमारे पास में कुछ कैटलिस्ट है, जैसे
कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं ना, जो कैटालिस्ट मैंने आपको कल बताया था, जो कैटालिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि कल जैसे हमने दूध में एक कैटालिस्ट डाला था, जब हमने मिल्क के साथ कैटालिस्ट मिलाया था तो उसने मिल्क को कन्वर्ट किसमें कर दिया, कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, उसने दही बना दिया। तो मिल्क को दही में कन्वर्ट करने वाला क्या था, हमारे पास में एक एंजाइम था, एक कैटालिस्ट था। उसी प्रकार हमारे पास में यदि हम जो ऑटोमोबाइल्स है, जो हमारे पास में ऑटोमोबाइल्स है, इनमें यदि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं तो भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू एटमोस्फेयर। तो वहां पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को एटमोस्फेयर में जाने से बचा सकते हैं ये कन्वर्टर। रूल तो ऐसा है कि हमारे पास में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं पूरे यूनिवर्स में, नॉट फॉर इंडिया की बात हो रही है बल्कि ये सारे यूनिवर्स की बात हो रही है, जितनी भी हमारे पास में फैक्ट्रियां हैं उसमें ये कन्वर्टर लगना चाहिए, जिससे हमारे पास में जो उससे टॉक्सिक धुआं जो निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो कुछ हद के लिए कम हो जाए। लेकिन बहुत सी कंपनियां इस रूल को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इसमें खर्च आता है और प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा हो किसी भी प्रकार से, यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में जाने से यदि रोक सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। देन हमारे पास में आता है, जैसे कुछ प्लांट्स हम लगाएं, हमारे पास में कुछ प्लांट्स यदि हम लगाएं, जो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लांट्स के नाम दिए हैं, यदि हम ये प्लांट्स लगाएं तो ये प्लांट्स भी क्या होते हैं, ये प्लांट्स भी क्या होते हैं कि ये जो स्मोक है इसको कुछ हद तक खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम फोटोकेमिकली स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारे पास में फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक का नाम है, टॉपिक नंबर है 4.2.2, मतलब दूसरे टॉपिक का दूसरा पॉइंट हमारे पास में है। यहां पर सेकंड पॉइंट का सेकंड पॉइंट है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। जो ओजोन लेयर है वो ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, स्ट्रोस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, अब इसके ऊपर हमको बात करनी है। तो दोबारा मैं यहीं से कॉपी करके रखा हुआ हूं उधर, तो हम वहीं चलते हैं, वहीं से हम इसको ज्यादा इजी वे में समझ सकते हैं कि आखिर हम कैसे उसको कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की हम बात करते हैं यहां पर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन को कैसे करता है। पहला पॉइंट आता है यहां पर स्ट्रोस्फेयर क्या है हमारे पास में, स्ट्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओजोन, ओजोन का फार्मूला होता है O3, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को यूवी हम लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग द सन। जो सूरज से, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट आता है या रेडिएशन जो आता है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। फिर दोबारा देखो इसी पॉइंट्स को, क्या बोला है उसने बोला है कि स्ट्रेटोस्फेयर, एक मिनट, दोबारा इसी पॉइंट को देखा, क्या दिया उसने बोला है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है कंसिस्ट ऑफ ओजोन, O3 जो लेयर है हमारे पास में, O3 जो लेयर है हमारे पास में, जो ओजोन लेयर है हमारे पास में, वो प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर हमारे पास में प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सनलाइट से निकलती है, उस सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमारे को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब ये इससे प्रोटेक्ट क्यों करती है, इसको नीचे क्यों आने नहीं देती है? इसको नीचे इसलिए नहीं आने देती है क्योंकि ये नीचे आकर के कैंसर जनरेट करता है। यदि ये नीचे आने लगेगा तो ह्यूमन बीइंग में कैंसर जनरेट हो जाएगा। आपने सुना होगा कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 300 ईयर एगो किसी को भी कैंसर नहीं होता था। क्या किसी को कैंसर होता था? नहीं होता था। पूछना आप अपने दादा दादी, यदि आपके घर में हो, आस पड़ोस में हो, तो उनसे पूछना क्या 300-400 साल पहले किसी की मृत्यु हुई है कैंसर की वजह से? वो बोलेंगे नहीं, कैंसर की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप पूछना क्या डिफरेंट टाइप के जैसे अटैक वगैरह होते थे, क्या अस्थमा वगैरह होते थे 3 ईयर एगो? वो बोलेंगे नहीं, ना तो अस्थमा होता था, ना ही कैंसर होता था, ना ही हमारे पास में डिफरेंट टाइप की ये आजकल जो हमारे पास में रोग वगैरह हो रहे हैं ना, ये बीमारियां होती थी। आजकल सबसे ज्यादा मौतें अस्थमा अटैक की वजह से हो रही है, बहुत सी मौतें कैंसर की वजह से हो रही है। ये जो कैंसर हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर जो है उसमें होल हो गया है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर एक ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास में क्या है, ऊपर एक ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, ये ओजोन लेयर क्या करता है, सनलाइट से जो आती है नीचे उसको छन्नी के जैसे काम करता है। ये ओजोन लेयर एक छन्नी होती है ना, छन्नी क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो हम छन्नी में छानते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पास में पार्टिकल्स है सॉलिड वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे लिक्विड पार्टिकल्स आता है और हम बढ़िया चाय पीते हैं, है ना। अब सपोज करोगे वो छन्नी आपकी टूट जाए नीचे से, तो क्या होगा, जो चाय की पत्ती उसमें है, चाय की पत्ती के कण भी क्या हो जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे, है ना। तो अब वो आपके मुंह में आएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से ये समझो कि जो एक छन्नी है ओजोन की, उसमें छेद हो गया है, उसमें होल हो गया है। अब आप बोलोगे कि सर 300 साल पहले उसमें होल नहीं हुआ था? हाँ, 300 साल पहले उसमें होल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय इतनी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं थी। क्या उस समय एसी था? नहीं था। क्या उस समय फ्रिज था? नहीं था। आज एसी है, आज फ्रिज है। फ्रिज और एसी क्या करता है, उससे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करके एक रेडिएशन निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे पास में फ्रिज होता है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। जो हमारे पास में ये जो एसी होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे पास में जो ओजोन लेयर है उसमें होल करने का काम करती है। तो जैसे जैसे एसी का काम बढ़ा, जैसे जैसे हमारे पास में फ्रिज का काम बढ़ा, जैसे जैसे हमारे पास में नई नई फैक्ट्रियां लगी, उनसे निकलने वाला जो पोल्यूशन है, उसने जो ओजोन लेयर था उस ओजोन लेयर में क्या कर दिया, एक होल कर दिया। ये जो ओजोन लेयर है उसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक होल कर दिया। अब होल कर दिया तो उस होल में से कुछ रेडिएशन नीचे पास आउट हो गई। अब रेडिएशन हमारे ऊपर आई तो हमारे को क्या हो गया, कैंसर जनरेट हो गया। इसीलिए आज कैंसर जनरेट बहुत से लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो गया, होल हो गया। क्लियर है, बात सही में आई है। तो जो ओजोन है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, समझ गए आप इतना कि हम क्या कह रहे हैं यहां पर। हाँ, अब हम बात करते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट की। दीज रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है, दीज रेडिएशन स्किन कैंसर, हाँ वही तो है हमारे पास में, स्किन कैंसर एंड ह्यूमन। ये हमारे पास में क्या किसको जनरेट करता है, कैंसर को जनरेट करता है ह्यूमन में। अभी अपन ने पॉइंट्स को समझाया। देन देयरफॉर, इस प्रकार से हमारे पास में इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड, इसलिए हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम ओजोन शील्ड को क्या करें, बचा करके रखें। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब ओजोन शील्ड को यदि हम नहीं बचाएंगे, धीरे धीरे करके वो होल जो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर हमारे आसपास में इसके बहुत से केसेस हो सकते हैं। हो सकता है हमारे ही घर में कोई केसेस हो जाए, ठीक है। उसके लिए जितना कम हो हमको एसी का यूज नहीं करना चाहिए, हमको फ्रिज का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मानते ही नहीं है। हमारे घर में एसी भी लगा हुआ है, हमारे घर में फ्रिज भी है, एक छोड़ 4 एसी लगा हुआ है, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि ये आगे चल के हमको कैंसर जनरेट कर सकता है। क्या 100% करेगा? कैंसर हमारे पास में
100% जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, यदि आप ओजोन लेयर को नहीं बचाओगे तो ओजोन लेयर आपको नहीं बचाएगी कैंसर होने से। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अ प्रोड्यूस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन मोलिक्यूल। अब देखो, डाइऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होती है। ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है, डाइऑक्सीजन मोलिक्यूल से कैसे ये बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है डाइऑक्सीजन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस प्रकार से यहाँ पास में एक्ट करता है डाइऑक्सीजन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और किस प्रकार से वो यहाँ पास में ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या बोला कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है किस प्रकार से ओजोन से O3 हमारे पास में O2 से रिएक्ट करेगा या O2 को इफेक्ट डालेगा, और कैसे हम ओजोन बनाएंगे। अब केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या देखा था हमने देखा था कि ये जो ओजोन जो होता है, ओजोन बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ये क्या करता है ऑक्सीजन को मोलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट कर देता है। अब आइए सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है हमारे पास में कि ये जो है द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अ पार्ट मोलिक्यूल ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। ये क्या करता है प्यारे बच्चों? देखो जरा, मैंने ऊपर लिखा हुआ हूं, ऊपर आपको समझाऊंगा, फिर भी मैं आपको नीचे इसको समझाता हूं कि हमारे पास में ओजोन है, ओजोन बार बार बोल रहा हूं। हमारे पास में ऑक्सीजन है, ये रहा हमारे पास में ऑक्सीजन। कहां है भाई ऑक्सीजन, कहां है? ये रहा हमारे पास में ऑक्सीजन O2। जैसे ही ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है अल्ट्रावायलेट के UV, तो यहां से ये ओजोन O3, फिर ओजोन बोला, ऑक्सीजन, यहां से जो ऑक्सीजन है, गैस है, ये मोलिक्यूल है, ये एटम में टूट जाता है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास में है गैस, और ये भी हमारे पास में है गैस। ये हमारे पास मोलिक्यूल था, इसके बीच में बॉन्ड बने हुए थे। ये देखो, ये हमारे पास में एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ पास में दूसरा ऑक्सीजन, ऐसे था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये क्या करता है? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां से दो हमारे पास में फ्री, अब ये एटम हो गया, अब ये मोलिक्यूल नहीं है, ये क्या है हमारे पास में? एटम है। तो इस प्रकार से हमारे पास में द UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अ पार्ट मोलिक्यूल ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। फ्री ऑक्सीजन एटम में क्या कर देता है? इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, देन हमारे पास में दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मोलिक्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करता है किसके साथ? O2 के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास में? ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। इसकी केमिकल रिएक्शन, मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूं। इसकी केमिकल रिएक्शन से हम इसको करेंगे। हमारे पास में ये केमिकल रिएक्शन देखना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको ऊपर हमने लिखा है। ये हमारे पास में रही केमिकल रिएक्शन, दिख रही है ना आपको? ये देखो, ये है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन। कैसे हुई? सबसे पहले हमारे पास में ये ऑक्सीजन है, जो मैंने आपको समझाया। ये देखो, पहले मैं आपको PDF पे ले चलता हूं। ठीक है, हम PDF पे चलते हैं। ये है हमारे पास में PDF। ये देखो, पहले PDF में समझ लो, उसके बारे में आपको उधर समझाता हूं। जो बात यहां लिखी है वही वहां लिखी है। हमारे पास में क्या था? हमारे पास में O2 मोलिक्यूल था। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर आया, ये मोलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो गया। अब गैस से स्वाभाविक है, ये ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास में गैस हो गया। अब ये एटम दोबारा कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से ओजोन बना लेता है। ये निशान कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, मतलब ओजोन से दोबारा हम ये बना सकते हैं। अब हम यहां पर रिएक्शन को देखते हैं। देखो, ये O2 रिएक्शन है, गैसेस फॉर्म में है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे आया, ये एटम में ब्रेक डाउन हो गया। ये हुआ ऑक्सीजन एटम, ये हुआ हमारे पास में ऑक्सीजन एटम, गैसेस हैं। अब ये ऑक्सीजन एटम दोबारा O2 गैस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। यूवी की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो निशान होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ही ये होता है, और ओजोन का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है?
बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने यहां पर फाइनली क्या बना लिया, ओजोन। समझ गए आप कैसे ओजोन बनता है? समझ गए? अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है। क्या है वो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट? वो है हमारे पास में ओजोन इज द अनस्टेबल। ये हमारे पास में अनस्टेबल हो जाता है। ओजोन जो होता है वो अनस्टेबल होता है एंड डीकंपोज टू मोलिक्यूल ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास में अनस्टेबल होता है और ये दोबारा डीकंपोज हो जाता है किसमें? मोलिक्यूल या मोलिकुलर ऑक्सीजन के रूप में ये क्या हो जाता है? डीकंपोज हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैंने अभी बताया था ये यहां पास कैसे रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये दोबारा यहां पर अनस्टेबल है, दोबारा हमारे पास में यही बनाएगा, ये इसमें बना। ये स्टेबल है, ओजोन स्टेबल है। ओजोन नहीं, O2 हमारे पास में स्टेबल है। जो O2 है वो स्टेबल है, लेकिन O3 जो है वो अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा, ये टूट जाता है और क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस प्रकार से डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल। क्या बोला हमने क्या बोला कि इस प्रकार से डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन, कहां पर? प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल। ओजोन मोलिक्यूल के बीच में और प्रोडक्शन के बीच में हमारे पास डिकम्पोजिशन और प्रोडक्शन के बीच में हमारे पास ओजोन का जो मोलिक्यूल है वो क्या करता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम रखता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या है हमारे पास में? मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर प्लेसन इज बिलीव टू बी रिलीज। ओके, ठीक है। ये हमारे पास में मेन रीजन क्या है? ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करने का मेन रीजन क्या है? ओजोन लेयर में जो होल हो गया उसका मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो रिलीज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था। C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो और C मतलब क्या होता है आपस में? कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम फ्रीओन्स भी बोलते हैं, ये जो फ्रीओन्स है ये ओजोन लेयर में होल करने का मेन रीजन है। इस C की वजह से ओजोन लेयर में होल हो गया, और ओजोन लेयर में होल हो गया तो जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो पृथ्वी पर आई और हम लोगों में क्या हो गया? कैंसर जनरेट हो गया। जितने भी ह्यूमन बॉडी है उसमें कैंसर जनरेट करने का काम हो गया। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दीज कंपाउंड्स आर नॉन रिएक्टिव। दीज कंपाउंड्स आर, ये जो कंपाउंड्स है तो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन टॉक्सिक के होता है एंड देयरफॉर यूज इन, और इस प्रकार से इसका जो हम यूज करते हैं वो कहां करते हैं? देयरफॉर यूज इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन। वही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनोमोलिक्यूल है, और इस प्रकार से हम इसका यूज कहां करता है? फ्रिज में करते हैं। कहां करते हैं? एसी में करते हैं। और इसी से फिर बाद में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो जनरेट हो जाता है। हम यूज करते भी हैं, बाद में जनरेट भी होता है। इतनी पॉइंट समझ में आया? आई होप को इतना पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पास में? कि इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, प्लास्टिक की जो फोम बनती है, एंड वाई द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास में प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, क्लीनिंग कंप्यूटर में इसका यूज होता है, और डिफरेंट प्रकार की जो केमिकल इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है, केमिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है उसमें हम इसका CFC का यूज करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है ओजोन के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वंस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिलीज इन द एटमोस्फेयर। अब यहां से वो रिलीज होता है एटमोस्फेयर में,
दे मिक्स विद द नॉर्मल एटमोस्फेरिक गैसेस एंड इवेंचुअली रीच द स्ट्रोस्फेयर। अब ये तो न जाने क्या क्या यहां से दे दिया है, ठीक है। ये 2.3 ये मैंने शायद अपन एक बार मिलाते हैं, ये कहां से आ गया तो वहीं देखते हैं भाई। अपन यहीं से चालू हो रहे हैं, यहीं से अपन ने लिखना चालू किया है, ठीक है। क्या इसमें ऐसा कुछ है पीएम वगैरह? अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया, 1 मिनट। ये देखो, देख रहे हो आप कमाल हमारे कंप्यूटर का, लैपटॉप हैंग हो गया। कहां गया रे भाई? ये है नहीं, ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ है इसने, वो टाइम शायद गलती से वहां हो गया कि इन द, इसी को देखते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम एंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर parts etc. Once CFC are released in the atmosphere, they mix with the normal atmospheric gas and eventually reach the क्या है स्ट्रोस्फेयर। In स्ट्रोस्फेयर they get broken down the powerful ultraviolet radiation रिलीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, ठीक है। अब यहां इसकी क्या आई मैकेनिज्म आई, देखो प्यारे बच्चों, हम वहीं चलते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, वहीं चलते हैं जहां मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहीं से मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि हमारे पास में देखो, इस वाले पॉइंट्स को दोबारा पढ़ो। ये वाला जो यहां से दिया था, ये गड़बड़ है, ये कुछ नहीं था, ठीक है। ये वाले देखो, इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे पास में स्ट्रेटोस्फेयर है, दे गेट ब्रोकन डाउन बाय पावरफुल, किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसके द्वारा ये टूट जाता है और रिलीज करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। कैसे रिलीज करता है अब जरा समझने की कोशिश करना है इसको, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत मजेदार है। देखो जरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CF2Cl2 की बात हो रही है, CF2Cl2, जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है, यहां से एक क्लोरीन ब्रेकडाउन हो जाता है। जब यहां से एक क्लोरीन का ब्रेकडाउन हुआ तो Cl फ्री रेडिकल बन गया। ये देखो, Cl क्या बना? फ्री रेडिकल बना। और एक फ्री, देखो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिख रहा है, एक सिंगल बिंदी, आगे अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, प्यारे बच्चों देखो जरा। जैसे सबसे पहले मैं फ्री रेडिकल को बताता हूं। क्या फ्री रेडिकल का लोचा क्या है? हमारे पास में आप जानते हैं ये है Cl, इसने बॉन्ड बनाया, ये है हमारे पास में Cl। अब जब हम इसको ब्रेक करते हैं, जब हम इस वाले को ब्रेक करते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मिलकर बना होता है। आगे मैं समझाऊंगा यूनिट नंबर 4 में, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। तो अब ये जब ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक किया, तो यहां से आपके पास में ब्रेक करने के बाद में 2 Cl मिले, यहां से 2 Cl मिले और यहां एक डॉट आ जाता है। एक डॉट को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। दोबारा समझो इस बात को, क्या बोल रहे हैं, दोबारा समझो। फ्री रेडिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके बॉन्ड जब ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया, उसी को हमने क्या बोला है यहां पर? फ्री रेडिकल बोला। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहां पर बात करता हूं ऑक्सीजन की, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर लिखा ऑक्सीजन, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन ये से बनता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। यहां से मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, मैंने यहां से एक बॉन्ड को ब्रेक किया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, एक इसके ऊपर चला गया। तो फाइनली मैं कैसे लिखूंगा? मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों को नहीं किया, तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा फ्री रेडिकल, जिसको शॉर्टकट में मैं लिखता हूं यहां पर FR, फ्री रेडिकल, FR, फ्री रेडिकल। बात समझ आ रही है? फ्री रेडिकल, FR। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, वो क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो CF2Cl2 को ब्रेक डाउन करता है फ्री रेडिकल में। तो यहां पर Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल में और CF2Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यह है इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर देखो दोबारा,
अब यहां पर है द क्लोरीन रेडिकल, जो क्लोरीन रेडिकल बना हुआ है, फ्री रेडिकल हमने बोला है, तो क्लोरीन रेडिकल ये इसकी बात कर रहा है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये इसकी बात कर रहे हैं। द क्लोरीन रेडिकल देन रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद स्ट्राटोस्फेयर ओजोन, ओजोन की बात करो, ये जबरदस्ती का लंबे चौड़े नाम दे दिया उसने। ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? O3 के साथ रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करता है? फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है रेडिकल, और मोलिकुलर ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहां पर करता है। मोलिकुलर ऑफ ऑक्सीजन का यहां पर क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब जरा वहीं पर चलते हैं, ये देखो यहां पर ये बनाया हुआ है उसने, कहां बनाया हुआ है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखो यहां से Cl उसने खा गया, बाय मिस्टेक यहां से चला गया, हमारे पास में Cl बाय मिस्टेक यहां से चला गया, ये था हमारे पास में Cl, ये हमारे पास में, अरे थोड़ा एक मिनट, क्या करता है प्यारे बच्चे? ये देखो ये है हमारे पास में Cl फ्री रेडिकल, जैसे ये जो Cl फ्री रेडिकल है इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलते हैं हम, क्लोरीन रेडिकल भी आप बोल सकते हो। या ये जो क्लोरीन रेडिकल है हमारे पास में, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ये ओजोन है, ये क्लोरीन रेडिकल गैस है, ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, और हमारे पास क्या बन जाता है? ClO फ्री रेडिकल बन जाता है। ClO को क्या बोला उसने? क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक लगा हुआ है ऑक्सीजन इसलिए क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल कहलाता है, और ऑक्सीजन हमारे पास में यहां से बन जाती है। यहां समझ में आया? नहीं हो तो मैं वहीं चलता हूं आपकी बुक के ऊपर, देखो यहीं पर चल देते हैं हम। ये देखो CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर Cl फ्री रेडिकल बनाता है, ClF2Cl फ्री रेडिकल बनाता है। अब यहां से ये जो Cl है, देखो अभी जो मैंने पॉइंट बताया वो ये वाला पॉइंट है, ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये अरे वो ऊपर चला गया, हमारे कंप्यूटर भी ना, कंप्यूटर महाराज बहुत खतरनाक है। ये देखो ये Cl फ्री रेडिकल O3 से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, क्या बनाया? क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बनाया, बन गया, एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मोलिक्यूल बन गया। क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं आगे, रिएक्शन क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल विद एटॉमिक ऑक्सीजन। अब दोबारा या कहें कि अगेन हमारे पास में ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम के साथ में, ये ऑक्सीजन एटम के साथ में रिएक्ट किया तो हमारे पास में प्रोड्यूस हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल हमारे पास में प्रोड्यूस होगा, और इस प्रकार से ये रिएक्शन चलते रहती है। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, द क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड एंड क्या किसको जनरेट करता है? ब्रोक डाउन ऑफ ओजोन, जिस प्रकार से CFCr ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेज द ओजोन लेयर। समझ गए? नहीं समझ में आया? फिर समझो, वहीं चलते हैं हमारे यहां पर। देखो प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं इसलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है? यहां से हम इसको कर देते हैं कुछ देर के लिए। ये हमारा जो माउस है ना, माउस है, ये बड़ा खतरनाक हो गया आजकल। ये देखो जरा, मैं अभी अपन चलते हैं, पहले इसको रफ करना पड़ेगा। देखो जरा, देखो भाई, देखो बच्चों, देखो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में द क्लोरीन रेडिकल, यहीं से चालू करते हैं। दोबारा मैं पूरी रिएक्शन आपको समझा ही देता हूं तो आएगा मजा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? पूरी रिएक्शन समझा देता हूं मैं आपको। अरे हट जाओ और भाई, देखो
सबसे पहले क्या हुआ, एक नए पेज ले लेते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ये। एक न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर हम यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। हम चलते हैं एक न्यू पेज की तरफ। न्यू पेज दे दो भाई, एक तो न्यू पेज भी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। नहीं हो पा रहा है क्या, ये लो, यहां पर मैं आपको समझाता हूं इस बात को। वही चलना पड़ेगा हमको जहां पर थे। कहां गया हमारे पास में, ये रहा, ये देखो। ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया इस बार। देखो बच्चों, फाइनली 2 मिनट का लेक्चर बचा है, 2 मिनट भी नहीं है। लास्ट टाइम मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इस रिएक्शन को देखना, रिएक्शन समझा देता हूँ। 1 मिनट की है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CF2Cl2 दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। और ये गैसेस है आपका, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास क्या है, एक गैसेस है। जैसे ही ये कांटेक्ट में आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आई, यहां से फ्री रेडिकल हमारे पास में एक जनरेट हो जाता है। ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और साथ में हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास बनता है C फ्री रेडिकल F2 बचता है, और यहाँ Cl बचता है, गैसेस के फॉर्म में मिलता है। ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, यहाँ G लिख देता हूँ, ये गैसेस है। अब हमारे पास में क्या होता है, मजेदार बात यह है कि यहां से जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये अगेन यहां से हमारे पास में रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। O2 से यहां से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब O2 से यहां पर रिएक्ट करता है तो यहां पर बनता है हमारे पास में Cl, तो ये है ही। अब ये O2 जो था, सॉरी O2 नहीं, O3, ओजोन से ये रिएक्ट करता है, ओजोन O3 से रिएक्ट करता है। तो यहां से क्या बनाता है, यहां से ये बनाता है हमारे पास में ClO। अब ये फ्री रेडिकल तो है, यहां फ्री रेडिकल रहेगा। अब ClO को क्या बोलते हैं, ये है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन क्यों बोला, क्योंकि Cl है। अब मोनोऑक्साइड क्यों बोला, क्योंकि यहां पास में एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हम बोलते हैं मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ClO फ्री रेडिकल। साथ में हमारे पास में यहां से ब्रेक हो जाता है, किसमें, O2 में ये ब्रेक हो जाता है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब यहां से ऑक्सीजन कहां से आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अब भी हमने देखा था कि हमारे पास में ऑक्सीजन प्लस O2 मिलकर क्या बना है, हमारे पास में बना है O3 बना है। तो O3 दोबारा यहां से ब्रेक हो सकता है, मैंने ये बताया था, सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है। तो ये O3 यहां से टूटा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन Cl के साथ जाता है और क्या बनाता है, ClO बनाता है, साथ में O2 बचता है। तो ये O2 हमारे पास में बचा रहा। इतनी बात समझ में आई, यहां तक फंडा क्लियर है। अब हमारे पास में क्या होता है, अब हमारे पास में यहां से ये जो है, ये रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन के साथ में, एक ऑक्सीजन का जो बचा हुआ उसके साथ में रिएक्ट करता है। तो यहां से हमारे पास में आता है ClO फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एटम के साथ में, और यहां से दोबारा क्या जनरेट हो जाता है, Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, O2 बन जाता है। और यही हमारे पास में रीजन बनता है ओजोन को ब्रेक करने का। ओजोन जो ब्रेक होता है उसका रीजन हमारे पास में यही होता है। ये अब ये बार बार प्रोसेस चलता रहेगा हमेशा। ये जो इतना प्रोसेस है ना, ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, इतना ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहेगा। ये 3 स्टेप का प्रोसेस चलते रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। वो फाइनली हमारे पास क्या होता है, अब आओ जरा स्टेटमेंट पे आओ। द क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूअसली रीजनरेट। यहां से जो क्लोरीन है ये कंटिन्यूअसली रीजनरेट होते जाता है, कंटिन्यूअसली हमेशा बनता है। द क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूअसली रीजनरेट एंड क्या बनाता है, ब्रेक डाउन द ओजोन। ओजोन को क्या करता है, ब्रेक करता है। दज इस प्रकार से CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेज द ओजोन लेयर। तो इस प्रकार से हमारे पास में ओजोन लेयर में होल हो जाता है, ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हुई, समझ में आया, क्योंकि यहां से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस के द्वारा क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा। यहां से ये वाली प्रोसेस चलेगी, ये वाली प्रोसेस चलेगी, यहां से हमारे पास Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, बार बार बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर कंप्लीट कर दिए आज का ये टॉपिक, और अब हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में नए टॉपिक के ऊपर।
अब बात यहां डिटेल में होगी ओजोन होल। अब ओजोन होल तो शायद आप समझ गए होंगे, इसको आप देख लेना, रीड कर लेना, देख लेंगे आगे जैसे भी हमारे पास में बनेगा। लेकिन फिलहाल हम यहां पर कंप्लीट कर दिए, अब हमको पढ़ना है ओजोन होल, वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।